नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है। आज बात होगी वक्फ कानून पर। जलते सुलगते पश्चिम बंगाल की वक्फ कानून के नाम पर देश में इस वक्त सबसे बड़ी प्रयोगशाला पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। सबसे ज्यादा विद्रोह, सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा उबाल बंगाल के मुसलमानों में दिख रहा है। मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक जो हुआ उस पर बंगाल में जमकर सियासत हो रही है। ममता की पार्टी के सीनियर लीडर्स हिंसा को लेकर बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट करके दावा किया है कि मुर्शिदाबाद से डर के चलते हिंदू पलायन कर रहे हैं। इधर दिल्ली में आज जमीयत की वक्फ कानून पर मीटिंग चल रही है। आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल में जो हो रहा है उस पर खुलकर बोला। कौन है इसके पीछे, इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सुनाती हूं और फिर ओवैसी ने आज हैदराबाद में वक्फ कानून के नाम पर कैसे नीतीश चंद्रबाबू नायडू को घेरा वो भी सुनाएंगे। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं। और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टीज पर जो एंक्रोचमेंट हो चुका है उन एंक्रोचर्स को हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज की रेवेन्यू या आमदनी में इजाफा करने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ना ही ये मुसलमानों के मुफाद में है, बल्कि ये तमाम अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है। और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। नाते जोंगीपुर का इंसिडेंट का दिन से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट करने के लिए गवर्नर साहब का खत लिखा, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट किया। काल मैं पत्रकार सम्मेलन में चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है, पॉलिटिकल कि जान माल रक्षा करने का काम है, लेकिन उन लोग ने नहीं सुना है, इसलिए कोर्ट में गया था। मैं आभारी हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट का पूरा जो चीफ जस्टिस से लेकर सबके ऊपर ये लोग आम इंसान खासकर रक्षा किया। ये तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान हैं, मध्य प्रदेश में भी मुसलमान हैं, जम्मू कश्मीर में भी मुसलमान हैं, लेकिन वक्फ कानून आया नहीं कि हिंसा भड़क रही है बंगाल में, मुर्शिदाबाद में। हमारे चारों मेहमान इस वक्त हमारे साथ है। बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका, विनोद जी, विजय जी, समीर जी। चर्चा आज यहीं से शुरू करते हुए जिस तरफ इशारा विजय जी इस वक्त कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो ये कह रहे हैं कि 3 हिंदू मारे गए हैं, निर्ममता से उनका कत्ल किया गया है, जल रहा है। सुवेंदु अधिकारी का बयान में फिर से कोट अनकोट पढ़ देती हूँ। मुर्शिदाबाद से 400 हिंदुओं का पलायन हो चुका है, वो ये कह रहे हैं, कैमरे पर कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं,
लेकिन ममता दीदी की पुलिस सुन नहीं रही है। नदी के रास्ते हिंदुओं का पलायन हो रहा है, यानी कि हिंदुओं की जान संकट में है। बात तो वक्फ की हो रही है, हिंदुओं की जान संकट में कैसे आ गई? नहीं, वक्फ को लेकर वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है, गर्मा गर्मी भी हो रही है, और उसका एक कारण ये भी माना जा सकता है कि सरकार का समर्थन वहाँ पर है। उसमें भी कोई बुराई नहीं, सरकार अगर किसी चीज़ को समर्थन करना चाहती है तो करे, लेकिन यदि वहाँ पर हिंसा हो रही है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंसा को कैसे रोका जाए। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है पिछले 4-5 दिन में, वो बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है एक तरह से, और इस तरह नहीं होना चाहिए था। और जो मुख्यमंत्री बाहरी एजेंसीज को बुलाने के खिलाफ थी, उन्होंने बीएसएफ को वहाँ पर बुलाया है। इसका मतलब उनको भी समझ में आ रहा है कि स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं है। हिंदुओं का पलायन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बारे में तो मुझे नहीं पता, शुभेंदु जी को ज़्यादा पता होगा कि किस तरह से वो जानकारी दे रहे हैं और क्या। देखिए, पलायन का क्या मतलब होता है? पलायन का मतलब तो ये होता है कि एक लॉन्ग टर्म कन्फ्रंटेशन है। 2 दिन में पलायन नहीं होता कि 2 दिन वहाँ पर कोई वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति बंगाल में हो रही है कि लगातार कि मालदा में जाकर हिंदू शरण लेने पर मजबूर हो गए? मालदा भी वैसे तो मुस्लिम डोमिनेट वो है, डिस्ट्रिक्ट्स में से है, लेकिन किस तरह से हो रहा है तो इसमें तो सरकार को दखल देना चाहिए, केंद्र सरकार को भी दखल देना चाहिए। और फिर बार बार ये बात होती रही है कि क्या ये सरकार ठीक से काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्या वहाँ जो राज्यपाल हैं वो इसको रिव्यू करके कुछ बात भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे। लेकिन स्थिति खराब है और ये सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं मुसलमान सोसाइटी को कर रही है। ये ममता बनर्जी के लिए भी खतरनाक है। नहीं, ममता बनर्जी का इससे वो सरकार, मुझे एक बयान याद आ गया सर हर्षवर्धन जी, मैं उस बयान के साथ आपके पास आ रही हूँ। ममता बनर्जी बोल रही थी ना अभी कुछ दिन पहले ही, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ, इससे कुछ नहीं होने जा रहा, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अब जिनके लिए एक्चुअल में परेशानी खड़ी हो रही है, जिस तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, उस तरफ क्या वाकई उनका ध्यान है भी या वो देना नहीं चाह रही? देखिए मीनाक्षी जी, एक तो ये कि पश्चिम बंगाल लोकतंत्र के तौर पर लगातार काले धब्बे की तरह बना हुआ है। और मैं अभी 2025 से नहीं बात करूंगा, मैं 2011 में जब ममता जी आई और उसके पहले एक हिंसक प्रतिरोध करके उन्होंने जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको सत्ता से बाहर किया। लोगों को बड़ी उम्मीद दिखी, तृणमूल कांग्रेस नाम रखा तो लोगों को लगा ठीक है भाई, ये तो हमारी अपनी धरती, जो माँ माटी मानुष उनका नारा था, आजकल वो ये भी नहीं बोलती, माँ माटी मानुष खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि उसके बाद हुआ क्या क्या, उन घटनाओं को जरा हमें चिन्हित करना चाहिए। कम्युनिस्ट समय में क्या होता था, कैडर काम करता था, उनका सिंडिकेट था, गांव-गांव में हत्याएं होती थी, रक्त रंजित क्रांति कहा जाता था। तो उनकी एक आइडियोलॉजी भी थी, वो कहते थे कि हाँ क्रांति बंदूक की गोली से निकलती है। उनका कहना था कि भाई जो हमारा शोषण करने की कोशिश करेगा तो वो बुर्जुआ और सरहारा वाली लड़ाई लड़ते थे। ममता जी तो कांग्रेस पार्टी से गई थी, युवक कांग्रेस की नेता थी। ममता जी तो खुद पिटी हैं, हाथ पैर टूट गया था राइटर्स बिल्डिंग्स के सामने जब उन्होंने प्रदर्शन किया था। हर्षवर्धन जी, मैं आपको आज बीच में रोक रही हूँ क्योंकि वो जो कह रहे थे ना कि पलायन हो रहा है, अब ये कुछ तस्वीरें अगर इसे दर्शक हमारे देख पा रहे हों, औरतें हैं, बच्चे हैं, हाथ में बैग है। अब ये दावा शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं बर्बरता की वजह से पलायन हो रहा है। और ये बाइट हम क्या सुना सकते हैं? पीसीआर डायरेक्टर से मैं निवेदन करूंगी कि ये बात पूरी आगे सुनाए। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात पूरी। मैं उसी को कह रहा था कि 2011 से हमें शुरू करना पड़ेगा। और पहला जब पंचायत का चुनाव हुआ तो तृणमूल कांग्रेस के कैडर ने वो रक्त रंजित चुनाव किया कि सर्वोच्च न्यायालय को दखल देना पड़ा। उसके बाद ऐसे कम से कम 10 बड़े मामले आए जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून व्यवस्था है ही नहीं। फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय की वो टिप्पणी हर कोई शायद अब भूल गया होगा, जब वो कहा गया कि भाई कानून का राज होता है, शासक का नहीं, रूल करने वाले का कानून नहीं, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। हाँ, वो कानून का राज होता है, शासक का नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब विधानसभा के चुनाव आए तो बाकायदा वहां से भागकर लोग असम के धुबरी चले गए। वो भी ऐसा नहीं था, चुनाव हुआ, खत्म हुआ, आपका घर यहां है, आपने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो आपके घर से तृणमूल कांग्रेस कार्यालय तक आपको जैसे देवी देवता के यहां जाते हैं ना, तो ऐसे जाना है और पीछे से भीड़ गालियां दे रही है, बीच बीच में डंडे बरसा रही है और वहां तक पहुंचेंगे। लोगों का उस तरह लेके बीच चौराहे पर, जहां गांव का जो जिसको हम चौपाल कहते हैं, जहां सब लोग बैठते हैं, वहां सर छील दिया गया। जो परिवार के लोग थे उनको अपमानित किया गया। ऐसे जुलूस निकालते हुए
वो एक गाना चला था, उनकी पार्टी के एक नेता हैं, वो गायक भी हैं, तो उन्होंने गाना चला दिया खेला होबे। कमाल की बात ये कि बड़े बड़े अखबारों ने ममता बनर्जी के टूटे पैर, अब पता नहीं वो पैर कितना टूटा था, वो फुटबॉल के साथ एक उस पे चलाया और खेला 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 होबे चला। अब खेला होबे क्या हुआ, इस देश में किसी एक गाने के साथ अगर इतनी निर्ममता हुई है तो वो खेला होबे था, तब भी यही स्थिति आई। उस वक्त के राज्यपाल धनखड़ जी गए थे। अब स्थिति क्या है, ये दुल्हनिया की फोटो है, वहां पर जो लोग गए हैं उनके वीडियो आ गए, उनका बयान आ गया। जब आपको मारपीट हो रही हो, जब हिंसा हो रही हो, जब भीड़ घेरती है तो भागते ही, पलायन वही हुआ। अब आप उसको तय कीजिए कि शॉर्ट टर्म पलायन कहेंगे, लॉन्ग टर्म पलायन कहेंगे, मिड टर्म पलायन कहेंगे, लेकिन जो अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, जिसको किसी भी स्थिति में 10 दिन बाद लौटेगा, 5 दिन बाद लौटेगा, 20 दिन बाद लौटेगा, बीएसएफ लौट आएगी या क्या होगा? कुल मिलाकर क्या उस राज्य पे एक दिन के लिए भी क्यों जाए, एक सेकंड के लिए भी क्यों जाए? और सवाल यहां यही है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा क्या विकल्प है? लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि हम उस पे घटना पे बात करते हैं और फिर कोशिश ये होगी कि अच्छा इस घटना को इससे तुलना करें क्या? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन पर हमने इससे पहले चर्चा नहीं की, कई बार चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगने जा रहा है। वही तमाम तरीके की घटनाएं सामने आने के बाद भी समझ में आ गया कि नहीं लगेगा। लगना होता तो इतनी घटनाएं आपने गिना दी, पहले लग गया होता, नहीं लगना है इसलिए अब भी नहीं लग रहा है। मैं एक बार ये बयान सुनाना चाह रही हूं। एक लाइन मीनाक्षी, इसको जोड़ दूं नहीं तो अधूरा रह जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को यह तो याद आता है कि कुछ बिल रुक गए हैं, उसके लिए वो राष्ट्रपति तक को टाइमलाइन फिक्स कर रही है। संविधान के बाहर जाके सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। राष्ट्रपति को टाइमलाइन फिक्स करने का कहीं संविधान में दायरा नहीं है, राज्यपाल को आप कह सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से नहीं आना चाहिए कि जिस राज्य में आपको सेंट्रल फोर्सेज भेजनी पड़ रही है वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? अभी तो मणिपुर में लगने की बात होती है तो वहां क्यों नहीं लगने की बात होगी? लेकिन ये तो गवर्नर साहब खुद भी भेज सकते हैं ना, गवर्नर क्यों नहीं भेज रहे? सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्या है? गवर्नर तो भेजते ही 355 में 2 बार आ चुके। होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। एक बार बयान सुना देते हैं। থামেন দাদা, একটু আপনাদের সাথে কিভাবে কি করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আমাদের উপর খুব অত্যাচার করছে, প্রচুর অত্যাচার, মানে এত অত্যাচার থামায় না। বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে, যে কেউ একটু ই করছে আর শক্তিশালী দেখা দিয়েছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিয়েছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে সে পালিয়ে গেছে, পুলিশ এসে সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বাড়ি ঘর সব আগুন লাগে পুড়িয়ে দিয়েছে, কিছু নাই বাড়ি ঘর, থাকার মতন জায়গাও নেই, এমন অবস্থা করেছে আমাদের। আপনার বাড়ি? বাড়ি হয়েছে বেদমোনা। আপনারা জানেন বাগানে বসেন। ঠিক আছে। वो ये कह रहे हैं भीड़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोकल पुलिस आई थी लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा उग्र थी कि वो पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाई। इतना तो समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी की पुलिस के हाथों से भी इस वक्त स्थिति बाहर है। अब विनोद जी, मैं 2 बयान आपके सामने टीएमसी के ही पार्टी के नेताओं के पढ़ देती हूँ। डेरेक ओब्रायन ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून के बाद बीजेपी सांप्रदायिक आग लगा रही है। यह आग कौन लगा रहा है और क्यों फिर इसमें हिंदू सुलग रहे हैं? इसमें तो फिर हिंदुओं को नहीं सुलगना चाहिए था। अगर उनका कहने का मकसद ये था कि एक विशेष धर्म के खिलाफ ये पूरी षड्यंत्र रची गई है, कहना तो ये चाह रहे ना। सागरिका घोष कह रही है बंगाल में बीजेपी सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है। भगवा गुंडे देश की सबसे अच्छी पुलिस के सामने, ये सबसे अच्छी पुलिस है जिनके सामने दंगाई आग लगा के घरों को जला दें और लोग पलायन कर लें, सबसे अच्छी पुलिस है। देखिए, सागरिका घोष हो या डेरेक ब्राउन हो, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, वो अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का बचाव करेंगे ही। मैं इसमें पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस की सरकार की विफलता इसलिए मानता हूँ कि जब वक्फ बिल पास हुआ पार्लियामेंट में तो देश के तमाम राज्यों ने अपने अपने राज्यों के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी जी, पहले से ही प्रीएम्प्ट करते हुए कि कहीं इसका कोई रिएक्शन होगा, कुछ शरारती उपद्रवी तत्व लोगों को भड़काएंगे, लोग सड़कों पर निकल सकते हैं, दंगा हो सकता है, आगजनी हो सकती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में सब जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई थी, और राज्यों में भी, कर्नाटक में, जहाँ जहाँ मतलब जिस तरह के मुस्लिम पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है। तो पश्चिम बंगाल में जहाँ सबसे ज़्यादा आशंका थी हिंसा की संभावना, मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया, जो इलाके हैं, वहाँ ममता बनर्जी की सरकार को पहले से ही इतनी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि अगर कोई अप्रिय स्थिति होती तो वहाँ मजबूत फोर्स पूरी संख्या में होनी चाहिए थी।
और ऐसा नहीं पश्चिम बंगाल बड़ा राज्य है, उसका फोर्स नहीं होगी। अब जैसे जो तो मैं प्रत्यक्षदर्शी आपके कहने का मतलब ये समझूं कि ममता बनर्जी ने खुला छोड़ दिया, जिसको खुला जो छोड़ करना दिया, है जो करना है करे। विफलता है उनकी पूरी तरह से। अब खुला छोड़ा कि नहीं छोड़ा, अब ये मतलब असफलता उनकी है पूरी तरह से। अगर प्लानिंग नहीं हुई काउंटर की उनकी, तो इसका मतलब यही है ना कि खुला छोड़ दिया आपने कि आपको जो करना है आप उसके लिए आजाद है। फिर तो एक बार दंगा भड़क गया तो फिर पुलिस के हाथ से तो बाहर जाएगा ही। जी, ये इंटरप्रिटेशन हम कहें खुला छोड़ा या वो एसेस नहीं कर पाया या जो भी उनका रहा हो, मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन विफलता है पूरी तरह से उनकी सरकार की। और इसीलिए हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करके वहां बीएसएफ का आदेश देना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस तक वो किया। अभी शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि हमने राज्यपाल से भी कहा, हमने उनसे भी कहा, उसके बाद हम कोर्ट गए और कोर्ट ने हमारी बात मानी। कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। तो अगर राज्यपाल से उन्होंने कहा तो राज्यपाल का मतलब केंद्र सरकार से कहा, तो केंद्र सरकार ने भी इसमें उस तरह से सक्रिय हस्तक्षेप नहीं किया जैसे करना चाहिए और कोर्ट को आना पड़ा, वरना केंद्र की तरफ से निर्देश आना चाहिए था। निर्देश तो केंद्र दे ही सकता है, केंद्र के पास निर्देश 356 में तो सरकार भंग करने बर्खास्त करने का है, लेकिन 356 तक मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। केंद्र ने इससे पहले भी जब जब कोई बात कहने की कोशिश की है, ममता बनर्जी का रिएक्शन क्या रहा है? सवाल रिएक्शन कुछ भी हो, रिएक्शन यही होता है ना कि फिर वही वाली बात होती है, बीजेपी एक षड्यंत्र कर मीनाक्षी, वो पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन केंद्र सरकार, चीफ होम सेक्रेटरी, गृह मंत्री, ये इनकी जो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। ये पीछे क्या कहा, वो क्या कहेंगे, ये सोचना की काम नहीं है, उनको भी निर्देश देना चाहिए था। और क्योंकि ये पूरे देश का मामला है। और बंगाल के नागरिक सिर्फ बंगाल के नागरिक नहीं, भारत के नागरिक हैं। और अगर भारत के नागरिक हैं तो जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी खुद कह रहे हैं कि हमने गवर्नर से कहा और उसके बाद हमको हाईकोर्ट का जाना पड़ा, यानी गवर्नर ने भी शायद उस तरह से रिपोर्ट जो भेजनी चाहिए नहीं भेजी होगी, जैसा कि शुभेंदु जी कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विफलता पश्चिम बंगाल की सरकार की है, शर्मनाक है, निंदनीय है, दंडनीय है। और दूसरी बात यह है कि सही कह रहे हैं हर्षवर्धन में भी, एक सेकंड के लिए भी कोई किसी को घर छोड़े क्यों जाना पड़े। हालांकि ये पहली बार पलायन नहीं हुआ है, कश्मीर में तो स्थायी पलायन हो गया, आज तक नहीं जा पाए लोग इस देश में, विचित्र स्थिति है। ठीक बात है। जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो वहां पलायन हो गया, 50,000 से ज्यादा मुस्लिम परिवार जो है भाग करके गांवों से निकल करके, और उन्होंने सहारनपुर और दूसरे जिलों में जाकर शरण ली, जो कैंपों में रहे थे। 2013 की बात है। तो इस तरह के पलायन की, मलियाना जब हुआ था मुझे याद अच्छी तरह से, वहां से गाँव से लोग निकल के चले गए थे। क्योंकि जब ऐसा होता है तो जो संख्या में कम होते हैं उनको लगता है भैया निकल चलो, क्यों, मतलब वो तो ये लोग बेचारे निकले होंगे डर के मारे। लेकिन ये नौबत क्यों आए? अगर आजादी के 75 साल बाद भी किसी भी राज्य में लोगों को 1 घंटे के लिए भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़े तो ये उस राज्य की विफलता है और इसके लिए जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की। अपना घर हर व्यक्ति के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है सुमीर जी। दुनिया से भागकर इंसान अपने घर में आता है ये सोच के कि ये मेरे लिए सबसे सेफ जगह है, यहाँ कोई मुझे छू नहीं पाएगा, ये अपने घर से निकलने पर मजबूर हो गए। डेरी के ब्राउन अगर कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा करना चाहती है तो उनकी सरकार क्या कर रही है कि राज्य सरकारों को विलन की तरह पेश किया जा रहा है। भाई विलेनियस काम तो हो रहा है ना, विलन की तरह पेश क्या करना? डेरी के ब्राउन की अगर ये कह रहे हैं तो उनकी सरकार है, उनकी जानकारी। अगर बीजेपी या उससे समर्थक कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए, कौन मना कर रहा है उसके लिए? सरकार आपके पास है। आप जो मुस्लिम दंगाई हैं उनको भी पकड़िए और जो दूसरे हैं उनको भी पकड़िए। हाथ वोट बैंक ने बांध रखे हैं। फिर देखिए, ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को खुला छोड़ के रखा। अगर मुर्शिदाबाद के सांसद की आप बात कर देंगे, जो मुर्शिदाबाद के सांसद है, उन्होंने अपने वर्करों से कह के रखा है कि भाई ये व्यवस्था सुनिश्चित करो कि वहां पर हमारा जो वोट बैंक है वो सुनिश्चित रहे, और अभी चुनाव आने वाले हैं तो जितने ज्यादा हो सके हमें एकजुट रहना है। जो योगी जी ने जो बयान दिया था कल, उन्होंने वहां अपने क्षेत्र के विधायकों से बैठक में कहा है, वहां के सांसद ने, जो मुर्शिदाबाद के समाजवादी तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, वहां पे जंगीपुर के जो सांसद है समाजवादी तृणमूल कांग्रेस के, दोनों मुसलमान सांसद है, और दोनों ने कहा है कि भाई इकट्ठे रहो और सबक सिखाओ, ये मौका मिला है हमें सबक सिखाने का, चुनाव जल्द आने वाले हैं, तैयारी अभी से शुरू कर दो। तो ये तैयारी शुरू करने का उन्होंने नमूना दिया है कि लोगों को वहां से पलायन करवाओ। एक सांसद अगर अपने कार्यकर्ताओं से अगर ये कहे कि भाई चुनाव आने वाले हैं, तैयारी शुरू कर दो, और लोग पलायन करें, तो सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन लोगों से मिले, उनसे बोले कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ का सांसद हूं, मैं आपका भी जनप्रतिनिधि हूं, आप रहिए, मैं देखता हूं आपके घर पे आपके ऊपर कौन हाथ लगाता है।
अगर सांसद अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहा है, एसपी और पुलिस शांत बैठी हुई मूक दर्शक बनी हुई सांसद के कहने पे या सरकार के कहने पे, और ममता बनर्जी ने चुप्पी साध के रखी हुई है, तो ये बता रहा है कि ये स्टेट का कैसा समर्थन इस चीजों को मिल रहा है। और यह ममता बनर्जी तो कहेगी नहीं कि ये राज्य सरकार करवा ली है, लेकिन जो पूरी एक्टिविटी घट रही है उसके पीछे बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसके पीछे ममता बनर्जी, उनके सांसद, उनके विधायक और टीएमसी का स्थानीय कैडर है जो पूरा समर्थन दे रहा है इस बात को, और जिसके कारण ये पलायन शुरू हो गया है, जो हिंसा हो रही है, लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। 3 लोगों को मार दिया गया, पिता पुत्र को मार दिया गया पीट पीट कर, 2 लोग घायल है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस पर विचार करे कि क्या ये जो डर का माहौल ममता बनर्जी की सरकार के बन रहा है, चुनाव के ऐसे माहौल में होगा। कितने ऐसे मौके आए हैं जब राष्ट्रपति शासन की मांग की गई, लेकिन अब तो गवर्नर को भी देखना पड़ेगा। गवर्नर भेजे ना, गवर्नर रिपोर्ट बनाकर भेजे होम मिनिस्ट्री को कि भाई अब मामला हाथ से निकलते जा रहा है, राज्य सरकार कानून की व्यवस्था रखने में असफल हो रही है, या राष्ट्रीय शासन की सिफारिश की जाए। तो मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि बंगाल के अंदर जनता वाकई में मानती होती 2011 से लेकर अभी 2025 तक की मामला हाथों से निकल रहा है, तो फिर इन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाती, इनके सांसदों को क्यों जिताती? जिताने वाले भी तो वही जनता ही है। एक वर्ग है जिनको लगता है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो उनके फेवर के अंदर है, तो वो वक्त तो चाहेगा ना कि ममता बनर्जी बनी रहे, वो वक्त तो चाहेगा ना कि हिंसा होती रहे, वो वक्त चाहेगा कि भाई हिंदुओं का वहां से पलायन होता रहे। बांग्लादेश बनाया जा रहा है। बिल्कुल ममता बनर्जी तैयारी कर ली है कि बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी है हिंदुओं के साथ, वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ घटे और पलायन शुरू हो जाए यहां से, जिससे ममता बनर्जी का वोट बैंक बनता रहे और ममता बनर्जी वहां पर चिरकाल तक मुख्यमंत्री बनी रहे जब तक वो चाहे। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को देखने का समय आ गया है कि बंगाल क्या ऐसे ही माहौल में वहां विधानसभा चुनाव होंगे, क्या ऐसे ही माहौल में वहां पर लोकसभा आने वाले समय में 5 साल बाद होंगे, या पंचायत के चुनाव होंगे। मुझे लग रहा है बंगाल अब बहुत गंभीर स्टेज पे चला गया है, केंद्र सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा, अब वक्त आ गया है इस मामले को। ये इसमें विजय जी, और प्रियम तो सभी करते हैं ना, अपने राज्य को हर मुख्यमंत्री समझता है, अपने जिले को हर पुलिस वाला समझता है, कहां पे चूक हो जा रही है। मैं जो अभी बात विनोद जी से पूछ रही थी कि छूट दे देने की, या तो खुली छूट है, एक वर्ग को आपने एकदम खुला छोड़ दिया है कि आपको जो ठीक लगे, जैसे ठीक लगे, आपको आक्रोश दिखाना है आक्रोश दिखाइए, आपको जलसे करने हैं आप जलसे करिए, आपको नारे लगाना है तो नारे लगाइए। देखिए, वक्फ को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, हुए हैं, हर जगह हुए, उत्तर प्रदेश में भी हुए और जगह पर भी हुए, लेकिन हिंसा इस तरह से नहीं हुई। तो क्या वजह है इसकी? इसकी कोई तो वजह होगी कि जो सरकार में बैठा हुआ है उनका समर्थन उनको है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो। और जो मैंने कहा पलायन के लिए, मैंने ये कहा, आप उस बात को समझिए गंभीरता से, मैंने कहा कि पलायन एक दिन की हिंसा से नहीं होता है। इसका मतलब ये लंबे समय से ये एक्सरसाइज चल रही है, आप उसको गलत खराब किया जाता रहा है, वो लगातार दबाव बन रहा है। एक दिन कोई हिंसा, एक दिन का दंगा होते तो क्या लोग पलायन कर जाते हैं? क्या नहीं होता, उसमें एक लंबा प्रेशर बनता है, और जब आदमी को लगता है कि अब रहना मुश्किल है, आप क्या सोचते हैं? कोई भी आदमी हो, कमजोर से कमजोर आदमी है ना, फाइट करता है, और अपना घर छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता कि एक दिन कोई दंगा हो गया लोग उठ के चले जाते हैं, क्या नहीं जाते, छोड़ के जाना। लोग अकाल में, बाढ़ में, बारिश में, तूफान में, भूकंप में कभी घर छोड़ के नहीं जाते। दंगे भी रोज होते, दंगों में पलायन हो रहा है क्या? इसका मतलब एक लंबे समय से ये माहौल वहां पर बन रहा है, उस गंभीरता को समझिए।